रात का अंधेरा और मौत का साया। आपने सुना होगा रमन राघव का नाम, वो वहसी जो सोते हुए लोगों के सिर पर रॉड मारकर उन्हें कुचल देता था। या फिर डॉक्टर दत्त, जिसने टैक्सी ट्रक ड्राइवरों को मगरमच्छों वाली नहर में फेंक दिया। और उस सीरियल किलर का क्या, जो हथौड़े से कान के नीचे वार करता था। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि औरत होकर भी कुछ दरिंदों ने कितना खौफ फैलाया। अपनी मां के साथ मिलकर छोटे बच्चों को किडनैप करती थी। अगर बच्चा रोता तो उसे दीवार पर पटक पटक कर मार देती थी। ये सीरियल किलर कौन थे? इंसान थे या शैतान? ये लोगों को मारते क्यों थे? क्या सिर्फ पैसों के लिए, बदले के लिए, या फिर सिर्फ मजा लेने के लिए? कहीं आपके आसपास भी तो कोई सीरियल किलर नहीं घूम रहा है? टॉप 5 सीरीज के दूसरे एपिसोड में आज हम देखेंगे भारत के 5 सबसे खतरनाक सीरियल किलर की काली दुनिया, जहां से खौफ और मौत का साया है। मुंबई 1968। रात का सन्नाटा, पर शहर की हवा में एक डर घुला हुआ था। सड़कों पर झुग्गियों में रहने वाले लोगों की नींद हराम थी। वजह, एक सीरियल किलर जिसका नाम था रमन राघव। राघव एक साइकोपैथ था। उसके वार करने का तरीका इतना वहशियाना था कि लोग उसे इंडिया का जैक द रीपर कहने लगे थे। उसका शिकार सोते हुए गरीब लोग, बेघर लोग होते थे। वो एक भारी लोहे की रॉड से उनके सिर को कुचल देता था। कत्ल का कोई मकसद नहीं, बस मारना ही उसका मजाक था। राघव की खूनी हरकतें एक नहीं 2 बार शुरू हुई। पहला दौर 1965 से 66 के बीच। मुंबई के पूर्वी इलाकों में उसने 19 लोगों पर हमला किया, जिनमें से 9 मारे गए। पुलिस ने पकड़ा भी, पर सबूतों की कमी से वो छूट गया। दूसरा और असली खौफ 1968 में, जब उत्तरी मुंबई में फिर वही खून खराबा शुरू हो गया। सोने वालों के सिर कुचले जा रहे थे। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग खुले में सोने से डरने लगे। पुलिस की हजारों टीम उसे ढूंढने में लग गई। बहुत बड़ी भागदौड़ के बाद सब इंस्पेक्टर एलेक्स फियालो की नजर उस पर पड़ी। फिर अगस्त 1968 में राघव दबोचा गया। शुरुआत में तो उसने मुंह नहीं खोला, लेकिन जब पुलिस ने उसकी फरमाइश पर उसे चिकन करी खिलाई तो उसने बकना शुरू कर दिया। उसने 41 कत्ल करने की बात कबूल की। उसने कहा कि भगवान ने उसे मारने के लिए कहा था। ट्रायल के दौरान डॉक्टर ने उसे मानसिक रूप से बीमार बताया और अंत में उसे फांसी की सजा हुई। पर बाद में हाईकोर्ट ने 1987 में इसे उम्र कैद में बदल दिया, क्योंकि वो लाइलाज पागल था। हालांकि 1995 में जेल में ही उसकी किडनी फेल होने से मौत हो गई। रमन राघव की कहानी मुंबई के सबसे डरावनी कहानी और रहस्यमय अपराधों में से एक है। क्या आप जानते हैं उस दौर में लोगों ने इस डर से निपटने के लिए क्या किया होगा? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर लिखिए। महाराष्ट्र 1990 का दशक। ये कहानी है रेणुका शिंदे और सीमा गवित की, जिन्हें उनकी मां अंजना गवित का साथ मिला। ये तीनों पूरे 6 साल यानी 1990 से लेकर 1996 तक एक खूनी खेल खेलते रही। इनका काम क्या था? बच्चों का अपहरण करना। मकसद, उन मासूमों का इस्तेमाल चोरी और लूटपाट में करना। ये तिगरी मंदिर या मेलों जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों से नवजात और छोटे बच्चों को उठाती थी। चोरी करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने वाला ये गंदा तरीका या आइडिया रेणुका ने खोजा था। हुआ ये कि 1990 में जब वो चोरी करते हुए पकड़ी गई तो छोटा बच्चा गोद में होने के कारण लोगों ने उसे मासूम मां समझा और जाने दिया। बस तभी से बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा, ताकि वो पकड़े जाने पर आसानी से बच निकले। लेकिन जब कोई बच्चा रोने लगता या बात नहीं मानता तो वो उसे बेदर्दी से मार डालती थी। उसका कत्ल करने का तरीका बहुत ही खूंखार होता था। वो बच्चों के सिर को दीवार पर या खंभे पर तब तक मारती थी जब तक कि उनकी जान न निकल जाए, या फिर चलते ऑटो से उन्हें बाहर पटक कर मारती थी। ये लोग इतने खूंखार थे कि एक बार तो बच्चे को मारकर लाश को ठिकाने लगाने से पहले फिल्म देखने चले गए और लाश को वहीं अपनी सीट के नीचे रखे रहे जब तक कि वो फिल्म देखते रहे। और उनके आसपास बैठे लोगों को पता भी नहीं था कि उनके आसपास एक बच्चे की लाश है।
इन सब के अलावा अंजना ने अपने अलग हो चुके पति मोहन गवित की छोटी बेटी को भी बदले की आग में उठाकर मार डाला था। 1996 में जब बहनों ने मोहित गवित की एक और बेटी को उठाने की कोशिश की तो उसकी मां ने तुरंत पुलिस को खबर कर दी। बस यही उनकी पोल खुल गई और तीनों मां बेटी पकड़ी गई। रेणुका के पति किरण सिंधे जो भागने में मदद करता था वो सरकारी गवाह बन गया। आगे अंजना गवित तो जेल में ही बीमार पड़कर मर गई, पर रेणुका और सीमा को फांसी की सजा सुनाई गई। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी महिला को फांसी की सजा मिली। हैवानियत उनकी ऐसी थी कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा पर मुहर लगा दी, पर 2022 तक यानी कि 16 साल तक उनकी दया याचिका पर कोई फैसला नहीं हुआ। मुंबई हाई कोर्ट ने आखिरकार उनकी फांसी की सजा को पूरी जिंदगी की जेल में बदल दी। कोर्ट ने कहा कि इतनी लंबी और बिना वजह की देरी के कारण सजा को माफ किया जाता है। आज भी उन खोए हुए 13 बच्चों में से कईयों का कुछ पता नहीं चल पाया। क्या वे बच्चे सच में मारे गए या आज भी कहीं गुमनाम हैं? सीरियल किलर के द्वारा इन अनसुलझी मौत का रहस्य आज भी लोगों को परेशान करता है। अगर आप उस शहर से हैं जहां ये सीरियल किलर रहती थी तो कमेंट करके जरूर बताइए। कर्नाटक और केरल 2005 से 2009 इन 4 सालों में मोहन कुमार विवेकानंद, जिसे दुनिया साइनाइड मोहन के नाम से जानती है, उसने कम से कम 20 जवान औरतों की जान ले ली। ये शख्स जो पहले स्कूल में पीटी टीचर था, जो कमजोर और गरीब लड़कियों को निशाना बनाता था, वो लड़कियां जिनके पास दहेज देने के पैसे नहीं होते थे और जिनकी शादी में दिक्कत आ रही होती थी। मोहन का काम करने का तरीका बहुत ही खतरनाक और सोचा समझा होता था। वो अकेली लड़कियों से दोस्ती करता था, झूठे वादे करता था कि वो बिना दहेज की शादी करेगा। जब लड़कियों को उस पर भरोसा हो जाता तो वो शादी के नाम पर उन्हें अपने साथ दूर के शहर जैसे बेंगलोर या मैसूर ले जाता और वहां ये भी कहता वो उससे कि जो भी पैसे गहने तुम ला सकती हो अपने साथ ले आना। फिर दूर शहर में लॉज में रुकने के बाद वो उनका शारीरिक शोषण करता था। जब उसके हवस की आग बुझ जाती तो अगले दिन वो उन्हें एक साइनाइड की गोली देता। वो लड़कियों से कहता कि ये एंटी प्रेगनेंसी पिल है और हमेशा ये गोली उन लड़कियों को किसी बस अड्डे के पास देता और कहता कि पब्लिक टॉयलेट में जाकर इसे खा लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें वॉशरूम की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही लड़की टॉयलेट में जाकर गोली खाती, साइनाइड की गोली खाते ही वो कुछ ही पल में वहीं निढाल हो जाती। मोहन तब तक लौट जाकर उनके सारे गहने चुरा लेता और चंपत हो जाता। अक्सर इन मौतों को शुरुआत में खुदकुशी मान लिया जाता था, क्योंकि लड़की घर से भागी हुई होती थी और कुछ इस तरह वो सालों तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया। तो ये राज खुला कैसे? मोहन 2009 में तब पकड़ा गया जब पुलिस एक गायब लड़की अनीता की जांच कर रही थी। अनीता के फोन रिकॉर्ड से पता चला कि वो किसी और लापता लड़की के संपर्क में थी और यहीं से पुलिस मोहन तक पहुंची। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस को साइनाइड की गोलियां और चोरी के गहने मिले। उसकी गिरफ्तारी से 19 और लापता लड़कियों के केस दोबारा खुले, जिससे पता चला कि मोहन ने कितना बड़ा खूनी खेल खेला था। उसे 20 मर्डर केसों में सजा मिली। हालांकि ज्यादातर मामलों में फांसी की सजा को बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। साइनाइड मोहन की कहानी ये बताती है कि कैसे समाज में दबाव और आर्थिक तंगी के चलते कमजोर लड़कियां आसानी से शिकार बन जाती है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और 1970 का दशक, इन राज्यों में एक दहशत फैली हुई थी। शंकर नाम का एक शख्स जो जयपुर का रहने वाला था, उसने कम से कम 70 लोगों को मार डाला और उसका नाम पड़ गया कनपट्टी मार शंकरिया, क्योंकि वो लोगों को मारने के लिए कान के नीचे वार करता था। कनपट्टी मार भारत के सबसे खतरनाक सीरियल किलर में से एक था। वो रात के अंधेरे में निकलता था और अपने कम्बल के नीचे एक हथौड़ा छिपा कर रखता था और उसका निशाना बनते थे सोते हुए लोग, चाहे वो औरत हो या आदमी। वो चुपके से उनके पास जाता, कान के ठीक नीचे जोरदार वार करके उनका सिर फोड़ देता था। अब लोगों को मारने के पीछे इसका कोई मकसद साफ नहीं था। अपने कबूलनामे में उसने कहा कि वो सिर्फ मजा लेने के लिए लोगों को मारता था और दूसरी कोई वजह नहीं थी।
उसका खूनी खेल 1973 से 1974 के बीच अपने चरम पर था। सितंबर 1973 में राजस्थान के एक गुरुद्वारे में 3 लोगों पर हमला हुआ, एक मारा गया, बाकी 2 बुरी तरह से जख्मी थे। जांच के दौरान पुलिस को गुरुद्वारे में एक छोटी डिब्बी मिली, उस पर कनपट्टी मार की उंगलियों के निशान थे। यही निशान बाद में उसे हर कत्ल से जोड़ने का सबसे बड़ा सबूत बना। फिर 3 जून 1974 को पुलिस ने उसे उसके गांव से पकड़ लिया। पुलिस को शक तब हुआ जब शुरुआती कत्लों के बाद गांव से वो अचानक गायब हो गया था। जेल में उसने कत्ल कबूल किए पर बाद में मुकर गया। हालांकि अदालत ने उसके शुरुआती बयान और उंगलियों के निशान के आधार पर उसे दोषी ठहराया और फांसी की सजा दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके बर्बर और भयानक वारदातों को देखते हुए अपील खारिज कर दी, माफी की अपील। फिर 16 मई 1979 को सिर्फ 27 साल की उम्र में उसे जयपुर जेल में फांसी दे दी गई। फांसी से पहले उसके आखिरी शब्द थे, मैंने बिना किसी वजह के कत्ल किए हैं, कोई मेरे जैसा न बने। कनपट्टी मार को सजा तो मिली, पर उसने जिन 70 से ज्यादा लोगों को मारा, उनमें से कई की मौत की गुत्थी आज भी पूरी तरह से अनसुलझी है। 70 लोगों की इस हत्यारे के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर लिखिए। ये कहानी है देवेंद्र शर्मा की, जो कभी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था, लेकिन बाद में डॉक्टर डेथ कहलाया। पैसों की लालच ने उसे सीरियल किलर बना दिया। उसने दर्जनों टैक्सी और ट्रक ड्राइवरों को मार डाला और उसके कई पीड़ितों की मौत का राज आज भी अनसुलझा है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला देवेंद्र BA MS की डिग्री लेने के बाद राजस्थान में एक कामयाब क्लिनिक चलाता था, लेकिन एक धोखाधड़ी में पैसा डूबने के बाद वो गुनाहों की दलदल में उतर गया। सबसे पहले उसने 1994 से 2004 के बीच, यानी कि लगभग 1 दशक तक अवैध किडनी का रैकेट चलाया। गरीबों को फंसाकर उसने 125 से ज्यादा अवैध किडनी ट्रांसप्लांट करवाए। अधिकारियों का मानना है कि राज खुलने के डर से या ऑपरेशन फेल होने पर वो पीड़ितों को मार डालता था। फिर 2002 के आसपास शर्मा ने अपना खूनी धंधा बदला। उसने एक गैंग बनाया जिसका काम होता था टैक्सी और ट्रक ड्राइवरों को शिकार बनाना। वो झूठी बुकिंग पर टैक्सी या ट्रक किराए पर लेते, ड्राइवर को मार डालते और गाड़ी चुरा लेते। चोरी की गई गाड़ी को कबाड़ में बेचकर उन्हें सिर्फ 20-25 हजार रुपए मिलते थे और बस इतने रुपयों के लिए वो किसी की भी जान ले लेते थे। सबसे खौफनाक बात ये थी कि पकड़े न जाने के लिए वो लाशों को उत्तर प्रदेश की हजारा नहर में फेंक देता था, जहां मगरमच्छ होते थे। उसने कबूल किया कि 50 के बाद तो उसने गिनना ही छोड़ दिया था कि उसने कितने लोगों की कत्ल किए। खतरनाक सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा 2004 में पकड़ा गया। उसे कई केसों में उम्र कैद और एक में फांसी की सजा हुई, लेकिन वो एक नहीं 2 बार पैरोल पर बाहर आया और फरार हो गया। मई 2025 में दिल्ली पुलिस ने उसे आखिरी बार राजस्थान के एक आश्रम से पकड़ा। वो वहां झूठा पुजारी बनकर रह रहा था। देवेंद्र शर्मा ने खुद 50 से ज्यादा कत्लों की बात कबूली थी, पर उन सभी ड्राइवरों की लाशें और पूरी कहानियां कभी नहीं मिल पाई। कई लापता ड्राइवरों की मौत का सच और डॉक्टर डेथ के असल शिकारों की संख्या आज भी अनसुलझा रहस्य है। आपको क्या लगता है, क्या वो सच में सिर्फ 50 लोगों को मारकर रुक गया होगा, या वो गिनती बहुत लंबी है जो वो सीरियल किलर भी भूल गया? और इसी सवाल के साथ टॉप 5 सीरीज का दूसरा एपिसोड आज यहीं खत्म होता है। आगे इस सीरीज में अब आप टॉप 5 में क्या सुनना चाहते हैं, कमेंट जरूर करें। साथ ही ये भी लिखिए कि इसमें से किस सीरियल किलर की कहानी आप डिटेल में सुनना चाहते हैं। और जाते जाते एक और सवाल कि आज के टॉप 5 सीरियल किलर में से कितने पर फिल्म या सीरीज बन चुका है, उसका नाम आप कमेंट में लिखिए। और मेरा ये आखिरी सवाल, अगर आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप हमारी कहानियों को अंत तक देखते हैं। तो आप कहां से कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि क्राइम कनेक्ट की कहानी को अंत तक देखने वाले हमारे वो प्यारे ऑडियंस कौन हैं और कहां से आते हैं। तो जल्दी से अपना नाम और पता लिखिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश कहानियों को लेकर यूं ही आता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।